हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 टू 45। सो ये जो क्वेश्चन नंबर है 43, ये मतलब ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, ये तीनों के तीनों एनएटी क्वेश्चंस हैं 2025 पेपर 1 से। सो ये जो पहला क्वेश्चन है ये हमें दिखाई दे रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम का। ये क्वेश्चन किसका है? आयनिक इक्विलिब्रियम का है। और आयनिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, थोड़ा नहीं मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का जो मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर कंसिडर किया जाता है इसको, नॉट बाय टीचर्स एक्चुअली बट बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, बट इसमें क्या बोला है देखो ध्यान से समझना है। 25 डिग्री सेल्सियस पर बात कर रहे हैं, टेम्परेचर फिक्स दे रखा है हमें यहाँ पर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन, आपको एक्वस सॉल्यूशन दिए वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड है उसको मैं जनरली HA कंसिडर कर लेती हूँ। मोनोबेसिक एसिड है, वीक है, तो HA नहीं पता मतलब HA इज अ वीक एसिड। ठीक है, तो इसका जब एक्वस सॉल्यूशन होगा मतलब HA अगर एसिड है तो वो क्या करेगा, वो वाटर में जाकर टूट जाएगा, वो अपना H प्लस रिलीज कर देगा। H प्लस एक्वस प्लस में A माइनस एक्वस क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है C, कितनी दे रखी है 1.00 इंटू 10⁻³ मोलर, मतलब कि कितनी है 10⁻³ मोलर। C की वैल्यू 10⁻³ मोलर है यहाँ पर। ठीक है, के वीक एसिड जो होते हैं उनका के दिया होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का के ना ग्रेटर देन 1 होता है तो वो दिए भी नहीं होते। लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं उनका के लेस देन 1 होता है तो वो दिए होते हैं। यहाँ पर के कितना दिया है हमें क्वेश्चन में, ये देखो 4 इंटू 10⁻⁻11 दिया है। तो आपको एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ये बता रखी है कि एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ये, यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो अगर मैं वीक एसिड की बात कर रही हूँ, वीक एसिड में अगर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, इसमें दो केस होते हैं। वीक एसिड में अगर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 मोलर से ज़्यादा है और के ए इंटू सी की वैल्यू 10⁻⁻12 मोलर, सॉरी 10⁻⁻12 से ज़्यादा है, देन कॉन्ट्रीब्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें ये डाउट रहता है कि वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट करना है या नहीं करना। कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू वाटर इज नेग्लेक्टेड, तो वहां पर वाटर की वजह, वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर चेक कर लेते हैं सी की वैल्यू कितनी है 10⁻³ मोलर। ठीक है, अच्छी बात है। के ए इंटू सी निकाल लो, क्या आएगा 4 इंटू 10⁻⁻14। क्या ये 10⁻⁻12 से बड़ा है? नहीं, तो आपका ये वाला पार्ट नहीं है। ये दूसरा केस कैसे पहचानोगे? कॉन्सेंट्रेशन एसिड की 10⁻⁻6 मोलर से ज़्यादा होगी लेकिन के इंटू सी की वैल्यू 10⁻⁻12 से कम होगी। यहाँ पर के ए इंटू सी की वैल्यू 10⁻⁻12 से कम आ रही है तो ये वो वाला केस है। यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, ये आपको ध्यान देना होगा। देखो एक तो आप कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सिर्फ कंसेप्ट समझने से नहीं होते, कंसेप्ट उसका इजीली समझ आ जाता है। बट इशू क्या होता है हमें कि अगर हम कंसेप्ट समझते हैं, क्वेश्चन को पूरे कंसेप्ट से करोगे तो काफ़ी लेंथी हो जाता है और इतना टाइम नहीं होता आपके पास एग्जाम में, तो आपको केसेस बनाने आने चाहिए। तो वीक एसिड में ये दो केसेस मैंने आपको बताए हैं। केस 1 में कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू वाटर का कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट केस नंबर 2 में कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, वहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और इसका हमने एक शॉर्टकट भी बना दिया। देखो जहाँ पर वाटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते वहाँ पर समझो वाटर का डिसोसिएशन H प्लस और OH माइनस में होता है, एक और इक्विलिब्रियम आएगा। आने इक्विलिब्रियम में जितने ज़्यादा इक्विलिब्रियम, जितनी ज़्यादा रिवर्सिबल रिएक्शन बढ़ती जाती है उतना ज़्यादा प्रोसेस क्या होता जाता है, लेंथी होता जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है। अगर आपको ऐसे केस में, केस नंबर 2 की बात हो रही है, अगर आपको केस नंबर 2 में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, √K इंटू सी प्लस KW। हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। एच आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, √Ka इंटू सी प्लस KW। Ka कितना गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻11, सी कितना गिवन हमें 10⁻⁻3, KW कितना होता है वाटर का 10⁻⁻14 25 डिग्री सेल्सियस पर। वन हमें क्वेश्चन में गिवन है, बाकी इट्स बेसिक हमें पता होना चाहिए। सो
this will become अंडर रूट 5 इंटू 10⁻⁻14। रूट 5 कितना होता है? रूट 5 इज 2.23 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये हमें तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 2.23। ये जो NAT होते हैं ना, इनके लिए इंस्ट्रक्शंस दी होती है एडवांस में। इंस्ट्रक्शंस में वो क्या बात करते हैं कि अगर आपका आंसर कंप्लीटली राउंड ऑफ नहीं हो रहा है तो आप डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आप उसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हो। लेकिन इनके जो आंसर होते हैं, इनके आंसर में आपको रेंज मिलती है। जैसे अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिखाऊं, सो दिस इज द आंसर। आंसर कितना दिया? 2.2 टू 2.3। तो अगर आप उसका आंसर 2.23 लगा रहे हो, जो हमें रूट 5 की वैल्यू याद होती है, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं। इनमें आपको रेंज दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। ये जो क्वेश्चन है ये है गैसियस स्टेट से, लेकिन गैसियस स्टेट से इजी क्वेश्चन है। गैसियस स्टेट का नाम सुनकर हम डर जाएंगे कि ये तो हमें आता नहीं है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्किप कर दोगे कि नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। बस इस क्वेश्चन में आपको रियल गैस याद करनी है, रियल गैस की इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्या है वो इक्वेशन? P प्लस में A V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये विदाउट मोल्स है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर नहीं कर रहे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को 1 कंसिडर कर रखा है। क्वेश्चन में क्या बोला है हमें? मोलर वॉल्यूम Vm, ये Vm मान रहे हैं इनको, बट मैं शॉर्ट में करना चाहती हूँ। मैं क्वेश्चन का जो लिखने का तरीका है उसको एक्सटेंड नहीं करना चाहती, सो आई विल ओनली कंसिडर एज V। ठीक है, सो मोलर वॉल्यूम ऑफ वंडरवॉल गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय, आप जो वंडरवॉल इक्वेशन उसको क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में कवर करना है, में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले दोनों ब्रैकेट्स को। ये आ जाएगा। देन पूरी इक्वेशन को मैं V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये बन जाएगा। अब जो क्यूब वाली टर्म्स है उनको एक साथ, स्क्वायर वाली को अलग और सिंगल V वाली को अलग कर देते हैं। ओके, सो ये बन गई। अब क्या बोला क्वेश्चन में? आपको रेशियो निकालना है जो आपका VM स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो VM का कोफिशिएंट है। VM स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? सॉरी, VM स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -PB प्लस RT। और किसका रेशियो निकालना है? जो हमारे पास VM का कोफिशिएंट है। VM का कोफिशिएंट क्या है? A। इनकी वैल्यूज निकालें, मतलब मुझे इन सबकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए। सो P, प्रेशर क्वेश्चन में आपको गिवन है 300 ATM। बी की वैल्यू कितनी गिवन है? बी की वैल्यू गिवन है 0.060। आर की वैल्यू लेने को बोली है, ऐसे क्वेश्चन में दी होती है 0.082 ही लेनी है, 0.083 मत ले लेना, 0.082। ठीक है, टेम्परेचर कितना गिवन है क्वेश्चन में? 300 गिवन है। और हमें ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है? हमें 6 गिवन है। सो बस इसका कैलकुलेशन करना है, कोई लेंथी क्वेश्चन नहीं था। जो चैप्टर्स आप लोगों ने मेंस के लिए नहीं पढ़े, मैं ये नहीं कह रही कि उन चैप्टर्स को आप अलग से पढ़ो, बट मैं ये कह रही हूँ कि उनका अगर कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है और कंसेप्ट बहुत सिंपल है तो लर्न एज इट इज़। जब आपने JEE मेंस सेशन 1 के लिए आपने पहले काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन लास्ट में पहले कुछ ना कुछ रह भी गया होगा, लेकिन लास्ट में जब आप रिविजन कर रहे होते हो ना, तब आपको चीज़ें बड़ी जल्दी याद होती हैं। तो वैसा ही यहाँ पर होने वाला है। आप बस इनको अपने शॉर्ट नोट्स में राइट करते जाना और इक्वेशन आपको याद हो जाएगी। सो यहाँ पर 300 कॉमन ले लेते हैं। ये बन जाएगा यही आ जाएगा आंसर 7 हाँ, अपना 7.1 के आसपास बन रहे। ठीक है, और माइनस में तो हमारी वैल्यू आ ही रही, आंसर मैच्ड। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 45।
ये क्वेश्चन है, दिखने में तो इलेक्ट्रोलिसिस का लग रहा है बट इलेक्ट्रोलिसिस का नहीं है, वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। और क्या बोल रहे हैं कि जब आप वाटर लिक्विड होगा, वाटर की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए। हमें जो फ्यूल सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो फ्यूल सेल टॉपिक है उसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हमारे पास ये बन जाएगा। पहले मोल्स निकाल लो। H2O के 144 ग्राम्स है, मतलब कि कितने मोल्स हो गए इसके? 8 मोल्स हो गए। 8 मोल्स इसके लोगे तो H2 के 8 मोल्स बनेंगे, O2 के 4 मोल्स का फॉर्मेशन होगा अकॉर्डिंग टू, मतलब जब हम रिएक्शन को तो हमने बैलेंस कर लिया तो उसकी स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग हमने इसका कैलकुलेशन किया है। एंड ठीक है, तो टोटल मोल्स गैस के कितने आए हैं मेरे पास? 12 मोल्स आ गए। 12 मोल्स आ गए। आपको आइडियल गैस माननी है, ठीक है, और एक्सपेंशन करना है इसका। एक्सपेंशन में वर्क डन बताना है, तो वर्क डन अंडर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। जब भी कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर बोल देते हैं तो हमें पता है इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है? माइनस पी डेल्टा वी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ना तो पी दिया है ना ही वी दिया है, टेम्परेचर दिया है बस। ऐसे केस में आप इस फॉर्मूला को डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। डिराइव्ड होता है ये वाला फॉर्मूला, इसी से डिराइव होता है अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम नहीं दिया है तो, ठीक है। एन डेल्टा एन जी कितने मोल्स, गैस के कितने मोल्स है, यहाँ पर तो 0 थे, यहाँ पर कितने का फॉर्मेशन हुआ? इन टोटल 12 इंटू में आर की वैल्यू कितनी लेनी है? 8.3। टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 300, ठीक है। सो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम इसका। अभी देख लेते हैं इन्होंने यूनिट क्या बोली है, क्योंकि हमने तो ये जो निकाला है तो जूल्स में निकलता है, तो इन्होंने क्या बोली है हमें? किलो जूल में निकालनी। किलो जूल में क्या वैल्यू आ जाएगी? -29.8। वर्क डन कितना आ रहा है? माइनस आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्सपेंशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन क्या हो गया? बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, ओके। लेकिन वर्क डन की बात, अब इसमें पता है साइन का इशू आ सकता है। वर्क डन बोलता तो माइनस आ जाता, लेकिन एक्सपेंशन की बात कर रहा है कि एक्सपेंशन वर्क डन तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसके आंसर जो है, इसके आंसर में दोनों ऑप्शन ही हैं, बट ज़्यादा सही पॉजिटिव वाला होगा, क्योंकि वर्क डन बोलता तो नेगेटिव साइन है। जब एक्सपेंशन वर्क डन बोल दिया मतलब ऑटोमेटिकली समझ आ गया कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहाँ पर नेगेटिव नहीं दिखाना चाहिए। ये जो पॉजिटिव साइन वाला है, दिस इज द बेटर ऑप्शन, बट दोनों करेक्ट माने गए थे इस पेपर में। ये जो ऑफिशियल आंसर की है, जो जे एडवांस की वेबसाइट पर आती है, जे एडवांस के सारे क्वेश्चंस ऑफिशियली हमें मिल जाते होते हैं, अनलाइक जेई मेंस, तो वहाँ की आंसर की है ये, ओके। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।